तो चलिए आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री का सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में आने की संभावना है। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी तो क्लास को पूरा एंड तक देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न- निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल। ठीक है। देखिए पूरा पाषाण काल समय समय अवधि जो है 50 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। और मध्य पाषाण काल की समय अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नव पाषाण काल की समय अवधि 6,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अतः प्राग ऐतिहासिक काल का सही काल क्रम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल होगा। ठीक है। तो यही हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में हुआ। 1814 ईस्वी लंदन में हुआ था। 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था अलेक्जेंडर कनिंघम का जन्म 1814 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियरिंग बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना की थी और इसके पहले महानिर्देशक भी बने थे और इसके ये पहले महानिर्देशक भी रह बने थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पसान पूरा पसान स्थल है? महत्व पूरा पसान स्थल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूरा पसान स्थल जो है हु हु सांगी है। क्या है? हुन सांगी है। पूरा पाषाण कालीन स्थल हुन सांगी जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ से ज्यादातर चूना पत्थरों से बनाए गए औजार प्राप्त हुए। सोहन घाटी जो पंजाब में है, सिरसा यह हरियाणा में और कोटा और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में आदि अन्य पुरापाषाणकालीन स्थल है। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ यह नौपाषाणकालीन स्थल है। यह जो है नौपाषाणकालीन स्थल है। चिरांद, बुर्जहोम और मेहरगढ़ जो है नौपाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन नंबर 4 है कि हेमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित से किस स्थल से प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी और हथनोरा से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी एवं हथनोरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है। हथनोरा मध्य प्रदेश में, यह कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। हथनोरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। हथनोरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी के किनारे स्थित हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला है। होमो इरेक्टस का मतलब होता है मानव का कंकाल मिला। होमो इरेक्टस का कंकाल मिला है। होमो इरेक्टस प्लीस्टोसीन काल में मनुष्यों की प्रजाति थी। यह जो है मनुष्य की प्रजाति थी। होमो इरेक्टस क्या था? यह था मनुष्य की प्रजाति था। क्या था? मनुष्य की एक प्रजाति होती थी। होमो इरेक्टस एक मनुष्य की
प्रजाति होती थी। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज। प्राचीन मानव अवशेषों की खोज कब हुई थी? तो यह हुई थी 1892 ईस्वी में। कब हुई थी? 1892 ईस्वी में हुई थी। 1892 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। 1982 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। 1982 ईस्वी में इसकी खोज हुई। हथनोरा में प्राचीन मानव अवशेषों की खोज कब हुई थी? 1982 ईस्वी में खोज हुई थी। 1982 ईस्वी में खोज हुई थी। 1982 ईस्वी में खोज हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। बगनोरा से मिला, बागोर से मिला। कहाँ से मिला? बागोर से मिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बागोर से मिला। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो पशुपालन के साक्ष्य अंतिम चरण में प्राप्त हुए। भारत में पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुआ। भारत में जो है पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो ये हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव गुफाओं में रहता था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार हुआ करता था पहले। पूरा पाषाण काल में मानव शिकार करके अपना जीवन पालन करते थे। अपने भोजन के लिए वो शिकार करते थे। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस वुड पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में 1863 ईस्वी में पूरा पाषाण काल के औजारों की खोज की गई थी। रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा किया गया था 1863 ईस्वी में औजार की खोज की गई थी। पूरा पाषाण काल औजार की। इतिहास के इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल कहा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भारत में पाषाणकालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में बांटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण में विभाजित किया है। इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इतिहास में सबसे पहले युग को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। बेलन घाटी तथा नर्मदा घाटी, यह इस घाटी से पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। पूरा पाषाण काल के औजार एवं हथियार। पूरा पाषाण काल के औजार एवं हथियार कुल्हाड़ी, वेंदी, छेदी, खुरचनी आदि थे। कुल्हाड़ी थे, वेंदी थे, छेदी और खुरचनी मतलब खुरपी हुआ करते थे, हंसुआ, ये सब पूरा पाषाण कालीन औजार है। ठीक है। कार्बन डेटिंग कार्बन डेटिंग में आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त है। यह जो है अ, जीवाश्म का आयु निर्धारण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म का आयु निर्धारण करता है। यह कार्बन 14 होता है। क्या होता है? ये कार्बन डेटिंग जो कार्बन 14 इसी को भी कहते हैं। क्या है कि कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों को आयु निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग की खोज विलियर्ड लीबी ने किया था। किसने किया था कार्बन डेटिंग का खोज? विलियर्ड लीबी ने किया था। विलियर्ड लीबी ने की थी कार्बन डेटिंग की खोज। विलियर्ड लीबी ने की थी। ठीक है। बुर्ज होम नौ पाषाण स्थल में स्थित है। यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नौ पाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में यह स्थित है। बुर्ज होम से बुर्ज होम से अनेक गर्तवास
मृद भांड एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को गर्तावास के प्रमाण मिले? गर्तावास किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले? तो यह बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम से मिले, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुर्ज होम से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। बुर्ज होम से मिले। जम्मू कश्मीर में स्थित बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। गड्ढे के नीचे इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। इन घरों को गर्तवास कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। शिकार करता था। शिकार करना इसका साधन था। मनोरंजन का साधन ये शिकार करता था। जय मुर्गा मुर्गी को आपस में लड़ाता था ऐसे, और क्या बोलते हैं इसको, मुर्गा मुर्गी नहीं, जुआ खेलते थे, ताश पत्ती खेला करते थे इसमें। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन शिकार था। मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन मांस या कल कंदमूल हुआ करता था। पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन जो है मांस या कंदमूल हुआ करता था। कंदमूल हुआ करता था। पाषाण काल के पाषाण काल के मानवों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज आग की खोज थी। आग की खोज की गई थी। इसमें पाषाण काल के लोग जो मानव थे वो आग की खोज की थी, और पूर्ण रूप से आग का उपयोग करना नव पाषाण काल में जाकर के सीखे थे। ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही काफी कंफ्यूजन में रहता है कि अ, आग का उपयोग कब किया था या आग का खोज। तो आग की खोज की बात करें तो वो पाषाण काल में हुई थी, और उपयोग करने की बात करें तो वो नव पाषाण काल में किए थे। ठीक है। तो चलिए भारत को क्वेश्चन नंबर 12 है कि आभूषण हड्डियों में निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। तो यह मधामा से मिले, महदाहा से मिला है। मधामा से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधामा से मिला है। मधामा से मिला है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित मदहा मदहा से बड़ी मात्रा में हड्डियों एवं सींगों से बने उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए। इसी मदहावा से बुच्चर खाने के भी अवशेष मिले। बुच्चर खाने के भी अवशेष मिले हैं। उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मृत देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? मृत देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिले। कहाँ से हुआ? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है। उच्च पुरापाषाण कालीन उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डी की बनी मृत देवी की मूर्ति प्रतिमा उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन घाटी की खुदाई जी.आर. शर्मा के निर्देश में की गई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देश में की गई थी। जी.आर. शर्मा के निर्देश में किया गया था। जी.आर. शर्मा के निर्देश में किया गया था। मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ता को इसने पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता को सबसे पहले इसने पालतू बनाया था। मध्य पाषाण कालीन लोगों ने सबसे पहले कुत्तों को पालतू पशु बनाया था। कुत्तों को पालतू पशु बनाया था। पाषाण काल उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में अ, कामगार शब्द का संबंध है भूमिहीन खेतिहरी मजदूर। भूमिहीन खेतिहर मजदूर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कामगार एक तमिल शब्द है। यह एक तमिल शब्द है। कामगार एक तमिल शब्द है। प्राचीन काल में कामगार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। ये लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता। नगद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। संभवतः मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। संभवतः इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000 ईसा पूर्व पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। 7,000 ईसा पूर्व पहले होती थी। मेहरगढ़ एक नौपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ जो है एक नौपाषाण कालीन स्थल है। मेहरगढ़ एक नौपाषाण कालीन स्थल है जहाँ फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। जहाँ से फसल उत्पादन का प्रमाण मिलता है। लगभग 7,000 ईसा पूर्व पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है। लौह युग को नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। होने लगा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। कांसे की जगह जो लोहे का उपयोग होने लगा था। कांसे की जगह लोहे का उपयोग होने लगा था। लौह युग के दौरान मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजार एवं हथियारों में कांसे की जगह लोहे का प्रयोग होने लगा था। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। कांस्य युग के पतन ने लौह युग का मार्ग प्रशस्त किया था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? तो यह गुजरात में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा जो है गुजरात राज्य में है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ जिले में स्थित यह हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से घोड़े की हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने किया था। किसने किया था? जेपी जोशी ने किया था। 1967 में धौलावीरा की खोज 1967 में जोशी ने किया था। जेपी जोशी ने किया था। 67 में खोज जेपी जोशी ने किया था। वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम वलियर ने लिया था। 1944 में आया था। एम वलियर ने वर्ष 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। एम वलियर ने अपने कार्यकाल के दौरान हड़प्पा अरिकामेडु तथा ब्रह्मागिरी जैसे ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले महानिदेशक थे। प्रथम महानिदेशक भी थे। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित था? राखीगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा यह हड़प्पा स्थल राजस्थान में है और
यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। जुते हुए खेत साक्ष्य प्राप्त हुए। धौलावीरा गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम खेल का मैदान है। एकमात्र स्टेडियम है, खेल का मैदान मिला है। यह मिला है धौलावीरा से, गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे का और टीन का उपयोग करते थे। कांस्य बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए, कांस्य बनाने के लिए कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग तांबे और टीन बनाने के लिए टीन को मिश्रित करते थे। कांस्य बनाने के लिए टीन और तांबा का मिश्रण करने से करके कांस्य बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग सिंधु घाटी के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे एवं टीन का मिश्रित करते थे। तांबे एवं टीन को मिश्रित करते थे। कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा स्थल होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा स्थल भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन 14 विधि के अनुसार काल हड़प्पा सभ्यता का काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी में है। यह 2300 के 2500 ईसा पूर्व है। 2500 ईसा पूर्व है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है खैबर पख्तूनवा में स्थित है। खैबर पख्तूनवा सिंध में स्थित है। कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लाड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्तर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तु बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चनहुदरो। चनहुदरो से मन के बनाने, सीप काटने, मुहर बनाने, तराजू बनाने आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। लोथल तथा कालीबंगा से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी का बताया है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जुड़वा राजधानी कहा है। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ का औजार छोटे पत्थर के औजार के लिए किया जाता था। छोटे पत्थर के औजार के लिए किया जाता था। छोटे पत्थर के औजार के लिए किया जाता है। माइक्रोलिथ जो कि छोटे पत्थर के औजार थे जिनकी लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी। 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती थी। जैसे ब्लेड,
चेलेडोनी एगेट आदि थे। चेलेडो एगेट आदि थे। इनका प्रयोग पाषाण काल में शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार आदि करने के लिए किया जाता था। पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से चापर चांपिंग तथा पेबुल उपकरण प्राप्त हुए। चापर चांपिंग तथा पेबुल उपकरण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ में मृतकों का टीला है। यह सिंधी भाषा में इसका मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है सिंधु भाषा में। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला होता है। सिंधु भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला सदैव स्थल सैमदव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। यहाँ पर जो राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। यहाँ के राजा जनता के द्वारा चुने जाते थे। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी अर्थात चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिपि पिक्टोग्राफी अर्थात चित्रात्मक थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंस को जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में अपवाद स्वरूप अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। अपवाद स्वरूप अशोक के शाहबाजगढ़ी अभिलेख एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि एक प्राचीन लिपि है। यह एक प्राचीन लिपि और ब्राह्मी लिपि की तरह है। और यह जो है ब्राह्मी लिपि की तरह है। जेम्स प्रिंस ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मोहनजोदड़ो मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? प्राचीन सभ्यता का स्थल है सिंधु है। प्राचीन सभ्यता सिंधु है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहाँ पर था? सिंध प्रांत पाकिस्तान की खोजकर्ता राखालदास बनर्जी थे। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य बृहद स्नानागार है। हड़प्पा पंजाब प्रांत पाकिस्तान में है। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में इसका खोज किया था। दयाराम साहनी ने
हड़प्पा से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य विशाल अन्नागार है। हड़प्पा सभ्यता का समय, हड़प्पा समय 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। रेडियो कार्बन के आधार पर, रेडियो कार्बन 14 के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? बंदरगाह शहर जो लोथल था, कौन सा था? लोथल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लोथल। अहमदाबाद गुजरात में, लोथल कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में। हड़प्पा स्थल का प्रमुख बंदरगाह, हड़प्पा स्थल का प्रमुख बंदरगाह है जो हड़प्पा स्थल का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। एक डॉक यार्ड, जहाजों की गोदी भी कहते हैं। लोथल एक डॉक यार्ड भी है, लोथल एक डॉक यार्ड भी है, जहाजों की गोदी, इसे जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में, कालीबंगा गंगानगर राजस्थान के उत्खनन उत्खननकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर थे, बीबी लाल एवं बीके थापर थे। इसके खोजकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर थे। कालीबंगा के खोजकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर थे। गंगानगर राजस्थान में है। धौलावीरा कच्छ गुजरात में, खोजकर्ता जेपी जोशी थे, खोजकर्ता जो जेपी जोशी थे, खोजकर्ता जेपी जोशी थे, खोजकर्ता जेपी जोशी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो है कपास मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा राजस्थान के गंगा नगर जिले में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। कालीबंगा प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तनों या पात्रों के लिए प्रसिद्ध था, मिट्टी के बर्तनों एवं पात्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां, कांच एवं मिट्टी की चूड़ियां के अवशेष मिले, कांच एवं मिट्टी मिट्टी की चूड़ियां का अवशेष मिले, मिट्टी की चूड़ियां का अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए अपने सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा या एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा या सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, हड़प्पा सभ्यता में सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष नर्तकी की मूर्ति कांसे की थी, विशाल स्नानागार पशुपतिनाथ की पशुपतिनाथ की मूर्ति मुद्रा पर अंकित हुआ करता था। ये कहा था मुद्रा पर अंकित हुआ करता था। सूची एक को सूची दूर से सुमेलित कीजिए। सूची पहले कालीबंगा, कालीबंगा से जुटा हुआ खेत मिला, सी को मिलेगा डी, सी को मिलेगा डी। इसका मतलब ऑप्शन ये नहीं होगा और सी नहीं होगा, ठीक है। और हड़प्पा से समाधान मिले, एक का हो जाएगा ए, एक का हो जाएगा ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति एवं विशाल स्नानागार मिले, नर्तकी की मूर्ति एवं विशाल स्नानागार मिले। कालीबंगा से अग्नि देविकाएं व जूता हुआ खेत, कालीबंगा से अग्नि देविकाएं व जूता हुआ खेत। लोथल से गोदीवारा, गोदीवारा फारस की मोहरे, गोदीवारा फारस की मोहरे मिले हैं। हड़प्पा से समाधान RH37, RH37 अन्नागार 37 का विस्तार और अन्नागार मिले हैं। रोपर पंजाब में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। प्रमुख हड़प्पाई स्थल है, प्रमुख हड़प्पाई स्थल है, प्रमुख जो हड़प्पाई स्थल है। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग भी कहा जाता है? किस नगर
सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का 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 मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी जाना मोहनजोदड़ो को सिंध के नखलिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे भोगवा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है और रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर सतलज नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले? यह मिले लोथल से मोहनजोदड़ो से सॉरी मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? घरों में कुआं के अवशेष मिले। घरों में कुआं के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुआं के अवशेष मिले। घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले। लोथल अहमदाबाद गुजरात में भगवा नदी के किनारे भगवा नदी के तट पर स्थित है। भगवा नदी के लोथल के खोजकर्ता डॉक्टर एस आर रावते डॉक्टर एस आर रावते किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? किस स्थल से अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? यह मिले मेहरगढ़ से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती मेहरगढ़ है। नवपाषाणिक मेहरगढ़ यहाँ लगभग 700 ईसा पूर्व यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए। गौरतलब है कि नवीनतम शोधों के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई एवं भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व लेहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। संत कबीर नगर लेहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। मृग पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त ऑप्शन नंबर बी। कालीबंगा राजस्थान के मृग पीठिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंहयुक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कालीबंगा से मरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से प्राप्त अन्य साक्ष्य काली चूड़िया जूते हुए खेत 7 अग्निकूट देविकाएं बेलनाकार मुहर भी प्राप्त हुए यहीं से। किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा मिला है? दैमाबाद से एक प्रतिमा मिला है दैमाबाद से मिला। किस स्थल पर पाषाणकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में जो कि एक हड़प्पाई स्थल है में रथ की मूर्ति पाई गई है। दैमाबाद हड़प्पा का दक्षिणतम स्थल था। दक्षिणतम स्थल था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम जौ मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज था। वैश्विक रूप से सर्वप्रथम जौ को 8,000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। पश्चिमी एशिया में मानव द्वारा उगाया गया था। नवीनतम शोधों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य लेवरा देश संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से मिले। यहाँ से 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। गौरतलब है कि इन नवीनतम शोधों के महत्वपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीपीय में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान में प्राप्त हुए से पाकिस्तान मेहरगढ़ था। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है। कालपी से मिलता है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। कालपी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है। ऐतिहासिक स्थल और यहाँ से मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले। ऐतिहासिक स्थल और यहाँ से मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले। बागौर राजस्थान में स्थित है। बागौर राजस्थान में स्थित है ये और यह मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। और मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का हिस्सा है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो यह हड़प्पा। उपयुक्त विकल्प में सिंधु घाटी घाटी सभ्यता के दौरान हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। हड़प्पा शहर अस्तित्व में था। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। समुद्रों की खोज किसने किया था? एनजी मजूमदार ने किया था। समुद्रों की खोज एनजी मजूमदार ने किया था। वर्गाकार ईंट लिपस्टिक मनके यहीं से प्राप्त हुए। वर्गाकार ईंटें और लिपस्टिक मनके यहीं से प्राप्त हुए। लोथल एस आर राव ने किया था। लोथल की खोज एस आर राव ने किया था। मानव निर्मित बंदरगाह, चावल का भूसी, शतरंज का खेल, ये सब लोथल से प्राप्त किया है। कालीबंगा अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा का खोज अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने किया था। या ऊंट की हड्डियों, लकड़ी का हल के लिए यहाँ से मिले हैं। लकड़ियों की हड्डी महत्वपूर्ण खोज यहाँ से मिले उपकरण। धौलावीरा आर एस बिस्ट जेपी जोशी ने किया था। आर एस बिस्ट और जेपी जोशी। खेल का मैदान यहाँ से प्राप्त हुए। वास्तविक का सर्वप्रथम उपयोग स्वास्तिक का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा के निवासियों ने किया था। स्वास्तिक का सर्वप्रथम उपयोग हड़प्पा के निवासियों ने किया था। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वासियों को मेहुला कहते थे। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा वासियों को मेहुला कहते थे। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध में किस सभ्यता से संबंधित है? मोहनजोदड़ो या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। कांसे से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है।
मिली है जो द्रव्य मोम की विधि से बनी है, जो द्रव्य मोम की विधि से बनी है। माया सभ्यता का संबंध मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका देशों से। माया सभ्यता का संबंध मेक्सिको तथा मध्य अमेरिकी देशों से, मध्य अमेरिकी देशों से है। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेत पर स्थित था और इस तीनों भागों में बटा हुआ था, तो वो तो धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक हड़प्पा कालीन नगर था जो कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित था। यह नगर तीन भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्य भाग तथा निचला भाग। धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने धौलावीरा शहर को यूनेस्को ने भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह इस सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में बंदरगाह था? लोथल में बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। लोथल की खोज 1955 एस आर राव द्वारा की गई थी। लोथल की खोज 1955 ईस्वी में एस आर राव के द्वारा की गई थी। लोथल गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात के कैम्बे की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल से चावल की भूमि, अग्निदेविकाएं आदि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? क्या वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? एक दुर्ग का भाग नहीं थे। एक दुर्ग का भाग नहीं था। जनता के लिए आवासीय भवन क्या नहीं था? जनता के लिए आवासीय भवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेष प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता में लगभग सभी नगर दो भागों में विभाजित है। प्रथम नगर के ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और दूसरे भाग में अवयवी भवन थे। जनता के लिए आवासीय भवन निचले कस्बे में स्थित थे और दुर्ग का हिस्सा नहीं थे। यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ न खुलते थे, बल्कि मुख्य सड़क से जुड़ी हुई सरकारी गली भी खुलते थे। ऋग्वेद में रावी नदी को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में रावी नदी को पुरुषनी कहा गया है। ऋग्वेद में रावी नदी को पुरुषनी कहा गया है। प्राचीन भारत में ऋग्वेद काल की नदियों के प्राचीन आयों और आधुनिक
नाम निम्न प्रकार है। अश्कनी चिनाब, बिपाशा व्यास, विस्तरता झेलम, रोशनी राबी, सदा नीरा गंडक, गोमती गोमल, गोमती को गोमल कहा जाता है, गोमती को गोमल कहा जाता है। वेद वेद प्रिय किसे कहते हैं? वेद प्रिय किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेद त्रय या त्रयी कहा जाता है। वेद के चार भाग होते हैं। वेद के चार भाग होते हैं। साहित्य, ब्राह्मण, उपरयंक, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यंक और उपनिषद। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। जिसके रचनाकार विश्वामित्र थे। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में कहा गया। अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा है। सभा एवं समिति को दो पुत्रियां। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। यह प्राचीन भारत की राजनीतिक सभ्यता थी, जो राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। सलाह देने का कार्य कर सभा श्रेष्ठ एवं संभाव संभ्रता सभा सब सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यता लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। उपनिषद का केंद्रीय विषय क्या था? उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान था। दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है शिशु शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति करने हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें, इन्हें वेदांत कहते हैं। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। उपनिषद का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान है। दर्शन एवं ज्ञान है। दर्शन एवं ज्ञान है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय। वेद के चार भाग होते हैं। साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ आर्यंक और उपनिषद। वेद व एवं उनके ब्राह्मण ग्रंथ निम्न प्रकार है। वेद वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण, कौश कौशतकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशतकी ब्राह्मण। सामवेद, संजीव ब्राह्मण, संजीव पंचविश ब्राह्मण। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? ऋग्वेद का केंद्र ईश्वर की महिमा है। ईश्वर की महिमा है।
ऋग्वेद का केंद्रीय विषय ईश्वर की महिमा है, ईश्वर की महिमा है। भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद है, भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद है, भारतीय परंपरा में कुल 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को केंद्रीय विषय निम्न है। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा है, यजुर्वेद में बलिदान विधि की चर्चा है और सामवेद में संगीत है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, औषधियों से संबंधित। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन्म। आर्य की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी: कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। विश्व, जन और राष्ट्र। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी, प्रमुख सामाजिक इकाई जन थी। अधिपति को राजा कहा जाता था, अधिपति को राजा कहा जाता था, अधिपति को राजा कहा जाता था, अधिपति को राजा कहा जाता था। आर्यों को आर्यों को पंच पंचजन भी कहा जाता है, आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है, आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इनके 5 कबीले थे: अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस तथा यदु। तुर्वस तथा यदु। सुमेलित कीजिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यह जन्म से होता है, ब्रह्मचर्य जन्म से बनता है और सन्यासी जो बनता है, सन्यासी 1 से 75 से 100 वर्ष के लिए होता है। गृहस्थ जीवन होता है 25 से 50 ईस्वी तक। वनप्रस्थ, वनप्रस्थ हो जाता है वनप्रस्थ 50 से 75 ईस्वी तक, 50 से 75 ईस्वी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जल उपनिषद, जल उपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विवरण मिलता है। आयु के आधार पर इनका क्रम निम्न प्रकार है: ब्रह्मचार्य 25 वर्ष की उम्र में हो जाता है, गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष तक के, वानप्रस्थ 50 से 75 ईस्वी तक और सन्यासी 75 से 100 वर्ष के बीच में होता है। कौन सा अभिलेख ईरान से भारत की आए आर्यों का उल्लेख मिलता है? कौन सा है? बुग्गज कोई अभिलेख, बुग्गज कोई अभिलेख में, बुग्गज कोई अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। 1400 ईसा पूर्व में बुग्गज कोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद देवताओं का उल्लेख मिलता है। इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से भारत में आए होंगे, ईरान से भारत आए होंगे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जूनागढ़ अभिलेख जो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसे गिरनार शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख भी कहते हैं, इसे गिरनार गिरनार शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख को राजा रुद्रदामन द्वारा गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार में अंकित करवाया था, गिरनार में अंकित करवाया था। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है, खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है हाथी गुफा अभिलेख में। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन है? संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी अष्टध्यायी संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, सर्वप्रथम रचित अष्टाध्यायी की रचना व्याकरणविद ने व्याकरणविद पाणिनि ने की थी। पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना व्याकरणविद पाणिनि ने किया था, पाणिनि ने किया था। महाभाष्य की रचना का पतंजलि ने की थी, महाभाष्य की रचना का पतंजलि। योग सूत्र भी महर्षि पतंजलि की अन्य प्रमुख पुस्तक है, अन्य प्रमुख पुस्तक है। वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपित कहा गया, एक चरण में राजा को गोपित कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है
मवेशियों का स्वामी, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी, जिसका अर्थ होता है मवेशियों का वैदिक काल में अधिकारी अधिकारी एवं उनके पद का नाम निम्न प्रकार है। ग्रामीण गांव का मुखिया हुआ करता था, ग्रामीण गांव का मुखिया हो जाता, पा, पालागल विदूषक हो जाता था, विदूषक को पालागल कहा जाता था। महिषी, महिषी को मुख्य रानी कहा जाता, महिषी को मुख्य रानी। पुरोहित को मुख्य पुजारी। और सेनानी, सेना के सुप्रीम कमांडर, सेनानी सेना के सुप्रीम कमांडर। भागदूत, कर संग्रह करता था। गोपति, मवेशियों के स्वामी हुआ करता था, गुप्ती मवेशियों का स्वामी हुआ करता था, गुप्ती मवेशियों का स्वामी हुआ करता था। निम्न भारतीय दर्शनों में से कनाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है? कनाद या उलूक द्वारा रचित कौन सा है? तो वैशेषिक। प्रमुख भारतीय दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्न प्रकार है। न्याय अक्षपाद गौतम, न्याय अक्षपाद गौतम, वैशेषिक उलूक या कनाद, संख्या कपिल मुनि, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन, उत्तर मीमांसा बदरायन। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण में मिलता है, 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 मत्स्य पुराण में मिलता है। पुराण पुराणों के रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18। पुराना सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण आदि अन्य प्रमुख पुराण हैं। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को रूप में जाना जाता। धनवान व्यक्ति गोमत, धनवान व्यक्ति को गोमत कहा जाता प्राचीन काल में। गोमत एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है एक धनी व्यक्ति। ऋग्वैदिक काल में मवेशियों को धन का मुख्य साधन माना जाता है। गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है, गाय को अघन्या कहा गया है। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। गाय को अघन्या कहा जाता, पुत्री को दुहिता कहा जाता था। वेकनाट सुदखोर के लिए प्रयुक्त शब्द है। वेकनाट जो है सुदखोर के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया। पनी शब्द वह उन व्यापारियों के लिए प्रयुक्त होता था जो पशुओं की चोरी के लिए मुख्यतः थे, खुद खु- कुख्यात थे। जौ के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जौ के लिए यह चूर्ण के प्रयोग करते हैं। बलि एक प्रकार का कर था जो प्रजा स्वेच्छा से राजा को देती थी। आर्यों को आर्यों को पंचजन भी कहा जाता है। कबीले के राजा को गोप कहा जाता है। कबीले के राजा को गोप कहा जाता है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने की एक जादू मंत्र और तंत्र मंत्र है? चार वेदों में से
चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का उपयोग है? तो ये है अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में कहा गया। निम्नलिखित में से किस देश में दशराज युद्ध, 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? किस वेद में 10 राजा, ऋग वेद में?